Hello, good evening everybody. Myself K.S. Sakya, IIT GATE, CSIR NET, All India Rank 40. You are most welcome in our channel Chemical Group. Dear students and my friends, we are providing here science for class 9 to 10th CBSE board and chemistry for class 11th and 12th CBSE board and chemistry for BSc, MSc, NEET, IIT JEM, IIT GATE, TIFR, CSIR NET, JRF, scientist, geoscientist, etc. So today we are going to teach to you chemistry of BSc first year. BSc first year. So first of all, we will take the paper 1. BSc first year, paper 1, inorganic chemistry. Inorganic chemistry. पेपर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर आपका इनऑर्गेनिक, सेकंड है ऑर्गेनिक और थर्ड है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट इनऑर्गेनिक पेपर है ये 33 मार्क्स का है, ऑर्गेनिक है ये भी आपका 33 मार्क्स का है और फिजिकल केमिस्ट्री है ये भी आपकी 34 मार्क्स की है। तो टोटल इस तरह से आपका 100 मार्क्स हो जाता है और प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स आपके हो जाते हैं, जिसमें आपका ये पेपर फर्स्ट मैंने जो स्टार्ट किया है ये आपका ऑप्शनल है। और अब देखेंगे कि ये ऑप्शनल पेपर तो है, लेकिन ये ऑप्शनल आप एग्जैक्टली तभी कर पाएंगे जब आपने उसको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा होगा। अगर आपने खुद पढ़ा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको किसी दूसरे की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे जो है खुद तो नहीं पढ़ते, तो बाद में इधर उधर के दूसरों पर डिपेंड होते हैं। कोई अगर आंसर बताता भी है तो हाँ, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि उसने बताया है वो सही है या नहीं है। हो सकता है कि आप एग्जाम में किसी और अदर रिसोर्सेज से आप जो है क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आते हैं, टोटल क्वेश्चन से सॉल्व करके आते हैं, लेकिन मार्क्स पता चल रहे हैं आपके 50% भी नहीं आ रहे। ठीक है, जैसे 33 का है, पता चल रहा है 15 मार्क्स आ रहे, 10 आ रहे, 12 आ रहे, ऐसे मार्क्स आते हैं। तो इसका रीजन ये है, किसी दूसरे पे बिलीव करने से अच्छा है कि आप अपने आप पर बिलीव करें, और अपने आप पर बिलीव आपको तभी होगा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप डीपली स्टडी करेंगे। तो अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में और रियली आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर मेरे बने रहिए। चैनल अपना है केमिकल ग्रुप। तो ओके, मैं स्टार्ट कर लेता हूं। सबसे पहले हमने यूनिट 1 लिया है, इसका है यूनिट 1 और यूनिट 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैसे तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, 10th में, 11th में, 12th में, लेकिन यहाँ पर हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेकर के चलेंगे। वैसे आपने पढ़ा होगा कोई भी एटम अगर है तो एटम इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। कोई भी एटम किससे मिलकर के बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ऑन द ऑर्बिट्स, और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। तो ये तो एक बेसिक सी जानकारी है जो आपने ऑलरेडी आपके पास है। और अब हम इसके थोड़े से आगे बात करते हैं, उसके एक 3 डायमेंशनल की बात करेंगे, कैसे रियली में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, उसकी एनर्जी कैसे होती है, किस तरह से वो वेव और पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट टॉपिक हम इस चैप्टर का लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट पॉइंट आपका है डी ब्रॉगली इक्वेशन। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, मैं आपका जो सिलेबस आपका है बीएससी का, मैं टोटली उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास देखो, अगर आपको दिख रहा हो
तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर का लेटेस्ट सिलेबस है, अभी जो फिलहाल में जो आया है 2020 और 21 के लिए जो है। तो मैं इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास टॉपिक्स हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहा हूँ। तो देख लीजिए आप, ये हमारे पास डी ब्रॉगली मैटर वेव्स है ना, फर्स्ट टॉपिक है डी ब्रॉगली मैटर वेव्स। तो मैंने इसी को स्टार्ट किया, ठीक है। तो सिलेबस मैंने निकाल के रखा है, मैं इसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखो कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है। डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन, वैसे इनका पूरा नाम एल डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे, एल डी ब्रॉगली, तो उन्होंने इक्वेशन दिया था डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन एक्चुअली है क्या, मैं आपको बता दूं कि डी ब्रॉगली रिलेशन स्टेट्स दैट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स, वेवलेंथ एसोसिएटेड, ये एक्चुअली क्या करता है, हम कहेंगे कि इट स्टेट दैट wavelength, it state that wavelength associated with moving particle, wavelength associated with moving particle, कोई भी पार्टिकल हो सकता है और हम कह सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, with moving particle or electron, moving particle or electron is inversely proportional to the momentum, is inversely proportional to momentum, inversely proportional to momentum, मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये है डी ब्रॉगली रिलेशन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, और लगा रहे हैं मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। देख लीजिए, तो इससे क्या कंडीशन, तो रिलेशन ये एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है लैम्डा, ये आपकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी इक्वल टू एच अपॉन पी। तो डी ब्रॉगली रिलेशन आपसे पूछा जाए तो इस तरह से ये आप याद रखना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी इक्वल टू एच अपॉन पी। तो यहाँ पर लैम्डा क्या है मैं आपको बता दूं, लैम्डा दिस इज द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और एम क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल, और यहाँ पर हम कहेंगे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट, p यहाँ पर क्या, मोमेंटम, ठीक है, और p की वैल्यू क्या होती है, p इक्वल टू mv, ये मोमेंटम होता है, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा h की वैल्यू फिक्स होती है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। h की वैल्यू होती क्या है, ये होती है h इक्वल टू जो होता है वो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ये कांस्टेंट है, फिक्स है। न्यूमेरिकल्स के लिए कभी हो सकता है कि एग्जाम में आपको गिवन हो और कभी हो सकता है आपको ना भी गिवन हो, तो आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब देखो, ये तो हमने देखा कि ये हो गया डी ब्रॉगली रिलेशन और डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इसका डेरिवेशन, आपको करवा देते हैं, ये ड्राइव, आखिर ये डी ब्रॉगली रिलेशन निकल के कहां से आया, तो हम उसी की बात करेंगे, ये रिलेशन कहां से निकल के आया, क्योंकि आप बीएससी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन, तो डेरिवेशन की बात करेंगे। यहां पर एक बात देखो कि हमने आप लोगों ने जो है प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी पढ़ी होगी। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी में प्लैंक्स ने क्या बताया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में प्लैंक्स ने कहा था कि जो जो आपका फोटोन है या फिर क्वांटम है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम इज गिवन बाय E इक्वल टू hν। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यहां से लेंगे अकॉर्डिंग टू Planck's quantum theory, according to Planck's quantum theory, जो एनर्जी ऑफ ए फोटोन, यहां से हम कहेंगे कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन या फिर क्वांटम कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, ठीक है, या फिर हम कहें क्वांटम, इज क्या होती है, E इक्वल टू hν
तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। न्यू यहाँ पर क्या फ्रिक्वेंसी है। इसके बाद देखो एक आइंस्टीन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो एनर्जी जो उनका जो है एनर्जी और मास में जो रिलेशन था, आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन, आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन इज, वो क्या था, इक्वल टू mc स्क्वायर था। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान, ठीक है। तो हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से एनर्जी है ई है, ठीक है। ये भी किसी पार्टिकल के लिए है, ये भी किसी पार्टिकल के लिए, दोनों ही है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक बात और जानते हैं हम, सिंस सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये बात हम पहले से ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते तो याद रखिए। यहां पर हम कहेंगे कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर ये थर्ड मान लो, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड में इसको रखेंगे न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा को, ठीक है। तो देखो यहां पर रखेंगे एच न्यू इक्वल टू था हमारा, एच न्यू इक्वल टू न्यू है ना, तो न्यू लैम्डा इनटू न्यू की वैल्यू रख रहे, न्यू यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो यहां पर रख दिया हमने सी अपॉन, यहां पर रख दिया लैम्डा। तो अब देखो यहां पर ये आ गया, यहां से अगर देखा जाए यहाँ था एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर था ना, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू न्यू, और न्यू की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। तो देखो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ केवल सी है, तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो एम सी बचा, एम सी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, या हम कहें लैम्डा को यहाँ ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो हम ये भी कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, और सी क्या है, सी आपकी स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, या तो सी का है या फिर इसको क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं, तो वेलोसिटी के लिए हम भी बना सकते हैं, तो वो दोनों एक ही चीज है। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी इक्वल टू एच अपॉन पी, एम बी पी इक्वल टू एम बी होता है, तो यहाँ से वो ड्राइव हो गया, ये रिलेशन हमने पूरा डेरिवेशन आपको बता दिया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी वे में डी ब्रॉगली का रिलेशन कैसे आया, कहाँ से आया, इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप ड्राइव, वैसे तो मैं कहूँगा जो बीएससी में पढ़ रहा है इसको ड्राइव आप उसको याद ही रखना है, भूल भी जाते हैं तो ये रिलेशन जरूर याद रखना कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी इक्वल टू एच अपॉन पी, बिकॉज आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये बहुत ही आपके काम आएगा। तो अब देखो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट के एक्चुअली लाइट के केस में मालूम है क्या, बहुत सारे कंट्राडिक्शन चलते रहे। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि लाइट पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, कुछ लोगों का ऐसा मानना था नहीं लाइट का जो है वेव नेचर होता है। तो जब इसको बाद में वेरीफाई किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो देखा गया कि लाइट का डुअल नेचर होता है। ये भी प्रूव हो गया था कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, और ये भी प्रूव हो गया था कि लाइट का वेव नेचर भी होता है। तो आज मैं वही आपको बताऊंगा दोनों चीजें, कि लाइट का डुअल नेचर कैसे होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले दो चीजें हैं, नंबर फर्स्ट हमारा है वेव नेचर,
और सेकंड है आपका पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, एंड सेकंड इज पार्टिकल नेचर। देखो वेव नेचर कैसी है, एक्चुअली वेव क्या होती है, वेव हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर मोर देन वन यानी कि टू वेव्स कैन एग्जिस्ट इन साइमल्टेनियसली एट वन पॉइंट इन द स्पेस। एक पॉइंट पर स्पेस में क्या होती है, वेव्स एक्चुअली स्प्रेड होती हैं। वेव्स अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो वेव्स का, इस तरह से बनती है, ध्यान से देखना, ये इस तरह से वेव्स बनती है, ऐसे दे आर स्प्रेड इन द स्पेस। स्पेस में ये वेव्स क्या होती है, स्प्रेड्स होती हैं। और पार्टिकल्स, और एक खास बात याद रखना, वेव्स कैसी होती हैं, डीलोकलाइज्ड होती हैं, इनकी लोकेशन कोई फिक्स नहीं होती है। वेव्स आर डीलोकलाइज्ड, ये बात ध्यान रखना, डीलोकलाइज्ड इन द स्पेस। वेव्स कैसी होती हैं, डीलोकलाइज्ड होती हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। पार्टिकल ये लोकलाइज्ड होते हैं, लोकलाइज्ड का मतलब इनकी पोजीशन जो है वो फिक्स होती है। तो अब देखेंगे कि वेव्स जो है सेम स्पेस के अंदर टू वेव्स एग्जिस्ट कर सकती है साइमल्टेनियसली, लेकिन जो पार्टिकल है वो टू पॉइंट्स, तो एक ही पॉइंट पर दो पार्टिकल साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अब वेव का बता रहे हैं, जैसे एक बात सोचो कि वेव ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ये वाला इतना स्पेस, इसी स्पेस में, इतने ही स्पेस में टू वेव्स हो सकती हैं, यस हो सकती हैं। कैसे, इधर से एक वेव इस तरह से लगा दो, ये इस तरह से वेव्स, ये वेव्स, ठीक है। और वेव्स की जो इंटरेक्शन इनका होता है, टू वेव्स जो है ना साइमल्टेनियसली जब एग्जिस्ट करती हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है कि या तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल सकता है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलता है, जब हमारा जो उनकी ओवरलैपिंग होती है, यानी कि एडिशनल ओवरलैपिंग होती है, तो वहां पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। और जब सबट्रैक्शनल ओवरलैपिंग होती है तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है वेव के केस में। अब बात हम करते हैं कि पार्टिकल की, पार्टिकल नेचर को कैसे वेरीफाई किया गया था। पार्टिकल नेचर एक्चुअली एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट के द्वारा इसको वेरीफाई किया गया था कि लाइट जो है ये पार्टिकल नेचर की होती है। कैसे, जैसे देखो हुआ क्या, एक जो है आप प्लेट ले ली, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, लाइक हम सीजियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सीजियम मेटल लिया, और भी कोई रिएक्टिव मेटल्स आप ले सकते हैं। तो सीजियम मेटल से हमने क्या किया, यहाँ से, अच्छा मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल, ठीक है, ये तो वेरीफाई हो चुका है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन्स जब पार्टिकल है तो हमने क्या किया, यहाँ से रेस फोटोन हमने डाले, फोटोन डाले, और फोटोन का मतलब लाइट डाली हमने, एच न्यू इक्वल टू, यहाँ पर जो है एच न्यू डाली। एच न्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, फोटोन है, और ये फोटोन है। तो अब एक बात सोचो, यहां से फिर ये जो इलेक्ट्रॉन था, जब फोटोन यहां पर आया तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। मतलब क्या हुआ कि अगर सीधी सी बात करें सिंपल वर्ड्स में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं। सपोज दैट मेरे पास टू पार्टिकल्स हैं, ध्यान से देखना, ये दो मेरे पास पार्टिकल हैं। अब मैं चाहता हूं कि दोनों पार्टिकल एक ही स्पेस पर आ जाएं, ठीक है। ये स्पेस है, इस स्पेस को इस पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और यहाँ ये मान लो इलेक्ट्रॉन है किसी भी मेटल का, सीजियम मेटल का, इधर से हम ये फोटोन डाल रहे हैं। तो हमने देखा जब ये यहाँ पर आया तो सेम उसी की पोजीशन को ये कब ऑक्यूपाई कर पाएगा, जब ये यहाँ से निकल जाएगा। बात समझ रहे, ये निकल के उधर चला गया, इसको हाँ आ गया, तो ये जो है, हाँ ये निकल के चला गया। अब यहां से ये तभी इसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर पाएगा जब यहां से निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस ये हुआ कि जब यहां से फोटोन डाले तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, दैट इज पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड बाय द फोटोन। तो ऑक्यूपाइड बाय फोटोन, प्रोटॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन था, उसकी पोजीशन को फोटोन ने ऑक्यूपाई किया। मतलब कह सकते हैं कि लाइट इज ए पार्टिकल इन द नेचर। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा लाइट को पार्टिकल इन द नेचर के रूप में प्रूफ किया गया, ठीक है।
इस तरह से हमने आपको ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर डायग्राम वगैरह बनवा दिया, बना दीजिए, और ये डेफिनेशन हमने यहाँ पर नोट करी, तो इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यू बने रहिए अपने इस चैनल पर, केमिकल गुरु चैनल पर, और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, ताकि आप कंटिन्यू, मैंने आज से स्टार्ट किया तो ये सिलेबस आपका स्टेप बाय स्टेप डेली होगा, और प्लस साथ में जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करूंगा, और साथ साथ जो पॉसिबिलिटी जिनकी आने की है उनको भी सॉल्व कराऊंगा। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।